तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 93। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त ये 93 टेस्ट हुई थी, उसी का आज क्या है कि हम टेस्ट पेपर प्लस आप लोगों का रैंक कार्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, जितने लोगों ने इस 93 को दोस्त अटेम्प्ट किए हैं उन सबका हम रैंक कार्ड लेकर के आए हैं और सबको एक एक करके देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं कि पहले डिस्कस कर लेते हैं। और जो लोग नए हैं दोस्त, आप भी क्या है कि वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, आपको भी हम बताएंगे कि कैसे टेस्ट दिया जाता है, कहां से टेस्ट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो कम से कम क्या कीजिएगा कि टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा, आपको उसी के बीच में हम बता देंगे कि कहां से टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं, ताकि जो लोग टेस्ट से वंचित रह गए यानी जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो भी देख लेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या उसके आंसर है। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये टेस्ट का दोस्त पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, हमें मिश्र धातु का क्या करना है कि नाम बताना है। इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से देखिए और बताइए कि कौन जो है एक मिश्र धातु है। पहला देख लीजिए जस्ता दे दिया है, दूसरा नंबर आपको स्टील दे दिया है, तीसरा नंबर सीसा, चौथा नंबर एल्युमिनियम दे दिया है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन एक मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर जिसने भी मारा होगा स्टील, दोस्त सही मारे होंगे। ये सेकेंड नंबर दोस्त, स्टील क्या है कि एक मिश्र धातु है। अब किसका किसका मिश्र धातु है ये जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में क्या होता है ना कि मिश्र धातु का नाम पूछ देता है। ये क्वेश्चन दे देगा कि स्टील जो है किसका मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्र धातु है स्टील, ये दे देता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, स्टील जो होता है वो आपका लोहा का होता है, क्रोमियम का होता है, निकेल होता है उसमें, और क्या होता है कि कार्बन होता है। ये चारों चीजों का क्या होता है कि मिश्रण होता है स्टील जो होता है सो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है जान लीजिए कि स्टील में जो मात्रा पाई जाती है वो क्रोमियम की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो क्रोमियम जो स्टील में मिला दी जाती है वो किस लिए मिलाई जाती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्टील में क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है। दोस्त स्टील को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि क्रोमियम मिला दिया जाता है स्टील में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये टेस्ट का आपका क्या है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त किया जाता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए जिसने भी मारा होगा जिप्सम वो करेक्ट मारे होंगे। ठीक है, ये सेकेंड नंबर। जिप्सम से क्या होता है ना दोस्त कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जब जिप्सम को आप क्या कीजिएगा ना कि 120 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का एक रासायनिक नाम भी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं उसको। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा कि पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसको हेमीहाइड्रेट कहते हैं क्योंकि हाफ H2O होता है। ठीक है, जल का आधा होता है इसलिए हेमीहाइड्रेट होता है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि बर्फ का कहता है कि अगर दाब बढ़ा देंगे तो उसका गलनांक पे क्या असर पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए जैसे ही बर्फ का जो है क्या कीजिएगा, बर्फ पे जैसे ही आप दाब बढ़ाइएगा वैसे ही उसका गलनांक क्या होगा, गलनांक घट जाता है। क्या होता है, गलनांक घट जाता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, उसका गलनांक घट जाता है। अब गलनांक क्यों घट जाता है ये जान लीजिए। देखिए जैसे बर्फ पे दबाव बढ़ाइएगा वैसे क्या होता है कि उसका आयतन जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से क्या होता है कि उसका गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो टेस्ट में लिए गए थे। देखिएगा, देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है ये हमें बताना है। ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता सुनिए होइएगा, या एग्जाम में ये सवाल आते भी है कि जल में कठोरता जो होता है वो किसके कारण होता है। दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये आपको दिखा दिए हैं कि जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण आता है। दूसरे कारण ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी कठोरता जो जल की होती है वो किसके द्वारा दूर की जाती है। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो दोनों का आंसर हम क्या करेंगे कि इसमें देख लेंगे। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। दोस्त मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या होता है कि जल में अस्थायी कठोरता आता है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें ऑप्शन में है या नहीं है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है बल्कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं मारेंगे हम लोग, क्या मारेंगे, कैल्शियम क्लोराइड मार देंगे। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जल की जो है अस्थायी कठोरता आती है। अस्थायी कठोरता कहने का मतलब क्या होता है दोस्त,
जल को अगर आप बॉयल भी कीजिएगा ना तो उसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, जबकि जनरली जो है जल को अगर बॉयल करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि वो जल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसमें जितने भी क्या होते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं बॉयल करने के बाद, तो वो जल क्या होता है कि शुद्ध हो जाता है। लेकिन अस्थायी कठोरता आपका दूर नहीं होगा उसको बॉयल करने पे भी, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ये जान लीजिए कि उसमें वॉशिंग सोडा मिला दिया जाता है, मतलब कि धोबन सोडा को मिलाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं ये, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि केतली में जो पानी होता है वो गर्म होना कहता है कि किसका उदाहरण है। तो केतली में पानी आप अगर गर्म कर रहे हैं तो वो किसके वजह से जो है वो गर्म होता है, ये हमें जानना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जिसने भी मारा होगा ये सेकेंड नंबर, संवहन। संवहन की वजह से क्या होता है कि केतली में पानी गर्म होता है। संवहन कहने का मतलब क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, स्थानांतरण करना। तो जैसे केतली को हम आग पे डालते हैं, अब पानी डालते हैं, जैसी केतली को गर्म करना शुरू करते हैं वैसी उष्मा क्या होता है कि उसमें प्रसार होना शुरू होता है, तो उष्मा का क्या होता है कि स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। संवहन की वजह से क्या होता है, केतली गर्म होता है। यह संवहन का ही एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर के ये क्वेश्चन कहता है कि शहरों के तालाब में क्या होता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जैसे कि आप लोगों के नगर निगम में भी होगा, अगर नगर निगम में देखे होइएगा तो नगर निगम क्या करता है कि नदी नालों को क्या करता है कि उसमें जो है सफाई करने के लिए एक गैस जो है मिलाई जाती है या लिक्विड मिलाई दी जाती है। वो कौन सा लिक्विड या गैस होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन की वजह से क्या होता है ना कि नदी नाले को जो है पानी को जो है शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लोरीन की वजह से। इससे क्या होता है कि कीटाणु उटाणु जो है मर जाते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि स्तनधारी यानी मेमेलियस जो होता है, सो मेमेलिया, ठीक है, उसका निषेचन जो होता है वो कहां पे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्तनधारियों में, ठीक है, यानी कि मेमल्स में, उसमें निषेचन जो होता है वो जान लीजिए कि डिंबाहिनी में होता है। क्या, डिंबाहिनी कहिए या फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो कहिए, वो उसमें होता है निषेचन। ठीक है, तो ये सेकंड फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा, डिंबाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी दे देगा तो मार दीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला ये नंबर कहा जा रहा है कि पत्ती में पाए जाने वाले एस्टोमेटा जो कहता है कि खोलने का महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। ठीक है, एस्टोमेटा आप जानते होइएगा कि पत्ती में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। तो एस्टोमेटा जो खुलता है या बंद होता है वो किस कारण से होता है, किसकी वजह, किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए एस्टोमेटा को खोलने के लिए और बंद करने के लिए उसमें क्या होता है कि एक गार्ड सेल होता है। जिससे मान लीजिए कि आपके घर के दरवाजे के पास एक गार्ड होता है, एक मेन गेट पे गार्ड होता है। तो क्या होता है, आप गाड़ी लेके जाते हैं तो क्या होता है कि गार्ड गेट खोल देता है। फिर गाड़ी लेकर के बाहर आते हैं, गार्ड क्या करता है कि गेट खोल देता है, बंद कर देता है, तो गार्ड काम करता है। उसी तरह से पत्ती में क्या होता है कि एक गार्ड सेल होता है। ठीक है, जो हमेशा पत्ती को खोलने और बंद करने का काम करता है। अब खुलता कब है, बंद कब होता है, ये जान लीजिए। पोटेशियम जानते होइएगा, के होता है उसका सूचक होता है। जब पोटेशियम क्या होता है कि इंटर करता है, पोटेशियम जब इंटर करता है उसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर, तो वो क्या होता है, गार्ड उसको खोल देता है। ठीक है, गार्ड सेल क्या करता है, उसको खोल देता है। अब पोटेशियम जब गेट से बाहर निकलता है तो उसको क्या करता है कि गेट में अंदर जाने के बाद बंद हो जाता है, फिर बाहर निकलता है, उसको खोल देता है। तो ये पोटेशियम के अंदर बाहर जाने की वजह से क्या होता है कि वो खुलता रहता है और खोलने का काम जो है गार्ड सेल करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में कहता है कि लैक्टस नहीं पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, देखिएगा इसमें से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, दिक्कतें है, गलती है थोड़ा सा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसमें जो है लैक्टस पाया जाता है। ठीक है, लैक्टस नहीं पाया जाता है ये जान लीजिए, और लैक्टस किसमें पाया जाता है ये जान लीजिए। लैक्टस होता है क्या है ये जान लीजिए। लैक्टस जो होता है क्या होता है कि रबड़ के पौधे से निकलता है, एक दूध होता है। ठीक है, जो रबड़ के पौधे से निकलता है, दूध टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लैक्टस कहते हैं। वो किस पौधे से निकलता है जान लीजिए। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्या कि हेविया ब्राजिलियस करके होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, वृक्ष से लैक्टस निकलता है, उसी से रबड़ जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता है, तो पपीता में नहीं पाया जाता है। दूसरा नंबर जान लीजिए कि बरगद में भी नहीं पाया जाता है, नीम में भी नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए थे कि लैक्टस किसमें पाया जाता है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर नहीं पाया जाता है तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड तीनों आंसर होगा इसको छोड़ करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत था, कोई नहीं, नॉलेज
जानना जरूरी है नॉलेज के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि किस मिट्टी में जो है कहता है कि अधिक समय तक जो है आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता कहिए या उसमें जो है पानी स्टोरेज करने की क्षमता कहिए, किस मिट्टी में होती है ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए और बता दीजिए कि कौन सा है मिट्टी जिसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसने भी मारा होगा ये सेकेंड नंबर, काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होती है ना कि जल की क्षमता जो होती है स्टोर करने की वो सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, अच्छी तरह से जानते हैं। आप अगर जीके पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा कि काली मिट्टी को हम लोग जो है रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। किसके उपज के लिए ये मतलब कि उपयोगी मिट्टी होता है? तो ये कपास के उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है मिट्टी मानी जाती है। इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोशिका को जो है क्या कहा जाता है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है या आत्महत्या की बैग कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। आत्महत्या की थैली कहिए या आत्महत्या की बैग कहिए, किस कोशिका को कहा जाता है ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। आप वैसे भी लगभग लोग जानते ही होंगे कि किसको आत्महत्या की थैली या बैग कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्त आत्महत्या की थैली या आत्महत्या की बैग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ये लाइसोसोम क्या है दोस्त? लाइसोसोम जो है एक तरह का मतलब कि कोशिका अंग माना जाता है। क्या है? कोशिका अंग है। लाइसोसोम में क्या होता है ना कि एक एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। कोशिका ये लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है। अब मान लीजिए कि किसी वजह से लाइसोसोम क्या होता है कि उसका मतलब कि टूट फूट हो जाता है या क्षति हो जाता है। तो क्षति होने से या टूट फूट होने से क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम होता है वो बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने के बाद क्या करता है कि पूरा लाइसोसोम को ही क्या करता है कि खा करके पचा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कि खुद के अंदर से निकला हुआ चीज उसे को ही खा करके पचा देता है, मार देता है, ठीक है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि ब्रेड बनाने के लिए क्या किया जाता है कि खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो खमीर जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस रूप में जो है किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है ये जानना है। तो आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। खमीर ये फर्स्ट नंबर देख लीजिए क्या है कि किण्वन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर जो होता है सो, इसलिए ब्रेड बनाने में क्या किया जाता है कि खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर टेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि कोशिका अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, आराम से पता लगा दीजिए कौन जो है पादप कोशिका में पाया जाता है बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए, देख करके ही पता लगता है कि इसमें होगा कौन, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर क्या? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक के नाम से भी हम लोग जानते हैं हिंदी में। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, अच्छी तरह से जानते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्त? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और ये चीजें जान लीजिए कि एक क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो कहां पाया जाता है। तो ये चीज जान लीजिए कि क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि दूध क्या पाश्चराइजेशन जो होता है वो किया जाता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने देर तक के किया जाता है ये हमें इसमें जानना है। तो देख लीजिए इसमें से चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो लोग करेक्ट आंसर मारे हैं वो हम आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए दूध को अगर पाश्चराइजेशन अगर करना है तो दूध को क्या करना है कि 30 मिनट तक के 62 डिग्री सेल्सियस तक के क्या किया जाता है कि गर्म करके रखा जाता है। 62 से 63 डिग्री सेल्सियस तक के दूध को 30 मिनट तक के रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा पाश्चराइजेशन के लिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये भी जान लीजिए। वैसे जान लीजिए कि पाश्चराइजेशन जो होता है वो क्या होता है दोस्त, जैसे कि
15 से 20 सेकंड के लिए क्या किया जाता है ना कि 75 से 76 डिग्री सेल्सियस तक के दूध को बॉयल किया जाता है और फिर उसको ठंडा जो है तुरंत कर लिया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक के, तो वो पास्चराइजेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अलग प्रक्रिया होता है, दो तरह की प्रक्रिया उसमें की जाती है। तो एक तो प्रक्रिया ये की जाती है कि उसमें जो है क्या किया जाता है, दूध को जो है 74 से 75 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म करके 10-15 सेकंड तक के रखने, 15-20 सेकंड तक रखने के बाद फिर उसको जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडा कर दिया जाता है। इसलिए उसको उस समय उतना किया जाता है क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको खत्म करने के लिए। दूसरी बार जो प्रक्रिया होती है वो 30 मिनट तक के दूध को जो है 62 से जो है 63 डिग्री सेल्सियस तक के रखी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो दूध का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में बदलाव आ सके, अब बचे ऊंचे जो उसमें बैक्टीरिया हो गया वो भी खत्म हो जाए, इसलिए जो है उसको 30 मिनट तक के 62 डिग्री 63 डिग्री सेल्सियस तक के क्या किया जाता है कि रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 4th नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है इसमें कि मानव मूत्र का कह रहा है इसमें जो है पीएच वैल्यू बताने के लिए। ठीक है, देखिए सारे का पीएच वैल्यू जो है अलग अलग होता है, हर एक मानव का जो है अपना जान लीजिए कि उसके खान पान पे डिपेंड करता है कि उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। वैसे एक रेंज दे देता है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है कि आपका रेंज नहीं दिया है, एक फिक्स वैल्यू दे दिया है। फिक्स वैल्यू नहीं होता है, एक रेंज होता है। रेंज कितना होता है, तो 4.6 से लेकर के 8 तक के पीएच वैल्यू जो होता है मानव मूत्र का एक पीएच वैल्यू होता है, उसका रेंज होता है। ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देख लेंगे कितना 4.6 से लेकर के 8 तक के, तो ये सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सारे ऑप्शन को मार सकते हैं, एक रेंज दे देता है, ध्यान रखिएगा 4.6 से लेकर के आपको जो है 8 तक के रेंज देगा, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में कहता है कि पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो है धातु निम्नलिखित में से कौन है, ये हमें बताना है। स्वतंत्र अवस्था में मतलब जानते हैं मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था है फ्री स्टेज में। ठीक है, तो उसमें जो है पाए जाने वाले क्या होता है कि मेटल्स के नाम हमें बताना है कि कौन है कौन नहीं है। देखिए मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र रूप से जो आपका पाया जाता है भूपर्पट्टी में वो 3 तरह के जो है मेटल्स पाए जाते हैं। एक तो सोना होता है, एक तो चांदी होता है, तीसरा नंबर जान लीजिए कि प्लैटिनम होता है। ये तीनों क्या होते हैं कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें सोना तो दिया नहीं है, सोना का सूत्र क्या होता है Au होता है, इसमें दिया नहीं है, प्लैटिनम दिया नहीं है, लेकिन सिल्वर का दे दिया है। क्या, ये सेकेंड नंबर Ag क्या है कि आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ये सेकेंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प इसमें से बताना है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी कहा जाता है, तो एक लिंगी पुष्प में जो है दोस्त आपका आएगा ये 4th नंबर मक्का। मक्का क्या होता है कि एक लिंगी पुष्प होता है। बाकी आप सरसों देख ले रहे हैं, उसको द्विलिंगी कहिए या उभयलिंगी कहिए। ठीक है, बाकी ये भी और ये भी, ये तीनों क्या है कि आपका उभयलिंगी है। एक ही है मक्का जो आपका एकलिंगी है। मक्का के अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो एकलिंगी होते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, नारियल हो गया, बहुत सारे उसके फूल होते हैं, सहतूत के हो गए। तो ये मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है कि आपका एकलिंगी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम ऑप्शन के, तो ये आपका मक्का क्या है कि एकलिंगी है। ठीक है, बाकी उभयलिंगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, तो ध्वनि किस तरह की तरंगे है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्वनि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या है कि अनुधर्ज है, लॉन्गिट्यूडिनल है। क्या है ध्वनि, क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल, यानी साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल प्रकृति दिखाता है। ठीक है, अनुधर्ज दिखाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ना अनुप्रस्थ जाके ना मार दीजिएगा, तो अनुधर्ज होगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अनुधर्ज है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है उसकी प्रकृति जो होती है, जो भी उल्टा प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनती है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं कि आपका उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि उल्टा उसका प्रकृति होता है वास्तविक प्रतिबिंब का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट जो हम लोग निकालते हैं या ऐसा यूनिट आप लोग याद करते हैं, तो उसका जो है मानक जो है कब से लागू किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर जिसने भी मारा है करेक्ट मारा होगा कि 1960 में क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय जो है मात्रक को लागू किया गया था।
ठीक है। लेकिन भारत में कब लागू हुआ ये जान लीजिए। भारत में दोस्त उससे पहले लागू हो गया था 1957 में, 1 अप्रैल 1957 में ही भारत में लागू हो गया था। 3 साल बाद जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया था कि उसको मानक मात्रक का जो है लागू किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है कि भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता के अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला जो होता है वो उसका आकार किस तरह का होता है। देखिए जब वेटलेस की अवस्था में कहे, वेटलेस के स्टेज में कहे, तो मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है वो क्या होता है कि गोल हो जाता है। क्या होता है? गोलाकार हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, किसको? माइक्रोग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जो ज्वाला गोल हो जाता है भारहीनता के स्टेज में, तो उसको माइक्रोग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये टेस्ट का अगला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परमाणु के नाभिक में जो है संबंधित नहीं है, पर मतलब परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। देखिए परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है, कौन कौन होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या क्या उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है कि प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब मेरोन तो होगा नहीं, ये मेरोन तो होगा नहीं, तो आपका जान लीजिए सिर्फ ये प्रोटॉन होगा और ये न्यूट्रॉन होगा। बाकी ये सेकेंड और थर्ड जो है बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सेकेंड एंड थर्ड जो है क्या होता है कि नहीं होता। मेरोन तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है जान लीजिए कि कक्षा में चक्कर लगाता है, न कि नाभिक में होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उपकरणों को कहता है कि किससे घेर करके रखा जाए जिससे क्या हो सके कि बाहरी चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो उससे बचाया जा सके। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र आप जानते होइएगा कि चुंबक का प्रभाव होता है, तो चुंबक का प्रभाव बाहर न जा सके, उसके चुंबक के चारों ओर हम किस चीज से घेर दे कि उसका चुंबकीय प्रभाव बाहर ना जा सके। ये चीजें है। तो इन चारों में से ऑप्शन देखिए, बताइए कि किससे घेर देंगे जो चुंबक का चुंबकीय प्रभाव जो है वो बाहर ना जा सके। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर रबर। रबर से अगर सील्ड कर दीजिएगा चुंबक को, तो वह क्या होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। अपने चारों ओर जितना उसका रेंज होता है उस रेंज तक के वह नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैटरी क्या है। बैटरी का प्रचालन जो होता है वो मूल रूप से किस सिद्धांत पे प्रचालन होता है, ये हमें जानना है। देखिए बैटरी का मूल रूप से जो प्रचालन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पे होता है। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन पे होता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। बैटरी क्या करता है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान में रखना है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या कहा जाता है कि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को कहता है कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अगर समानुपाती होती है तो उसमें क्या होगा त्वरण, ये हमें कह रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर कोई वस्तु अगर दूरी तय करती है, जितनी भी दूरी तय करती है, अगर समय के वर्ग के समानुपाती है, तो ये चीजें जान लीजिए कि त्वरण जो होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। एक मतलब नियत बना हुआ रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट में ये क्या था कि 25 क्वेश्चन दिए गए थे जो इंपॉर्टेंट था टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। आज जिन लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है दोस्त, उन सभी का हम क्या करेंगे कि एक एक करके सबका रैंक कार्ड देखेंगे और ये देखेंगे कि आज कौन सबसे नंबर 1 पे बने हुए हैं, आज सबसे ज्यादा नंबर कौन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए आप उससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको शुरू में ये चीजें बता दिए थे कि जो लोग नए हैं दोस्त आप टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा। ये चीजें बताए थे कि आपको उसके बाद बताएंगे कि टेस्ट कहां से दिया जाता है। तो देखिए अगर आप अभी तक के अगर बने हुए हैं टेस्ट देने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो आपको हम बताते हैं कि दोस्त 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं साइंस का। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे मिला करके दिया जाता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 25 क्वेश्चन, जो 6 से 7 मिनट का होता है। उतना में क्या होता है कि आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, उतना में सोल्व करना होता है। उसके अगले दिन हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट पेपर को जैसे अभी डिस्कस कराए हैं वैसे हम डिस्कस करा देंगे। अब प्लस आप कितना रैंक लेकर के आए हैं
कितने लोग दिए हैं, उसमें आपका रैंक कितना, कितने स्थान पे आता है, वो आपको दिखा देंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बाद में हम आपको क्या करेंगे कि दिखाना शुरू करेंगे कि कितने लोग टेस्ट में भाग लिए हैं और कौन कितना नंबर लेकर के आया है, कितने स्थान पे है, ये आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिएगा अंत तक के। बता देते हैं, देखिए ये एप्लीकेशन जो देख रहे हैं ERCB सर के नाम से, दोस्त इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे क्या होता है ना कि टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इसी पे टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के लिए 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है। तो दोस्त इसका फायदा उठाइए, जाकर के क्या कीजिए कि इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, प्ले स्टोर पे जाइएगा, ER सर्च कीजिएगा, या आप जान लीजिए कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप इस एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। अब फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट में भाग लीजिए, क्योंकि आज भी आपका टेस्ट 94 जो है एक्टिव हो चुका है। तो जाकर के फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, अगले दिन हम आपका फिर जो है टेस्ट पेपर का डिस्कशन करा देंगे, प्लस आप लोगों का रैंक कार्ड लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, जो लोग टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं ना कि रैंक कार्ड देख लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कितना नंबर लेकर के आए हैं और कितने नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा रैंक कार्ड, जिसने टेस्ट दिया है, जिसने नहीं दिया है वो भी देख लीजिए। देखिए ये आपका रैंक कार्ड है। आज जो नंबर फर्स्ट पे बने हुए हैं देख लीजिए, नंबर फर्स्ट पे आज जो बने हुए हैं वो है रंजन पांडे। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुंदन कुमार साहब है, जो कितने नंबर लेकर के आए हैं देख लीजिए, 58.35 दोनों आदमी लेकर के आए हैं। तीसरे नंबर पे जो बने हुए हैं दोस्त, वो भी उतना ही नंबर लेकर के आए हैं, के सिंह जो जौनपुर से है, ये भी 58.35 लेकर के आए हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे देख लीजिए, चौथे नंबर पे क्या है कि सुबोध कुमार है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पांचवें नंबर पे ये दिलीप यादव है। और छठे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो अजीत कुमार साहब है। ठीक है, देखिएगा सबका रैंक कार्ड दिखाते चलते हैं आपको। देखिए सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राज मुन्ना साहब है। आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुदामा माइली है। नौवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अरविंद कुमार है। उसके बाद 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुजय साहब है। उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजय साहब, दोनों पे सुजय साहब ही हैं, 10 नंबर 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पर देख लीजिएगा कि रवि ढाकर साहब है, जो 12वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, देख लीजिए अगला जो है आपको बताते हैं कि 13वें नंबर पे जो है ये क्या है कि संजीव भाई है। उसके बाद 14वें नंबर पे जो है ये गोविंदा साहब है। 15वें नंबर पे देख लीजिएगा, 15वें नंबर पे कौन है, पंकज भाई है। उसके बाद 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पवन चंद्रवंशी साहब है। उसके बाद जो है 17वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये लालमणि साहब है। 18वें नंबर पे लालमणि साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही बने रहिए सभी लोग। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 19वें नंबर पे कौन है भाई, मुकेश कुमार है। 20वें नंबर पे कौन है तो नितिन भाई है। 21वें नंबर की अगर बात करते हैं तो 21वें नंबर पे MD राजीव साहब है, जो राजीव साहब है, जो मुजफ्फरपुर से है। इनका मुझे लोकेशन पता है क्योंकि ये लगातार क्या करते हैं कि टेस्ट में भाग लेते रहते हैं। ठीक है, चलिए 22वें नंबर पे देवेंद्र भाई है। उसके बाद 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन है, विकास साहब है। उसके बाद जो है 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 24 नंबर पे तो ये मंटू शर्मा साहब है, जो 24 नंबर पे है। ठीक है, सब अपना अपना क्या कीजिएगा कि मार्क्स देखते रहिएगा कि कितना मार्क्स आप लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं आपको, देख लीजिए अगला जो है आपको 25 नंबर पे क्या है कि नितिन भाई है। पता नहीं 2 बार दे दिए नितिन भाई, कैसे दे देते हैं। चलिए 26 नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज कुमार साहब है। उसके बाद जो है 27 नंबर पे कौन है कि भगवान है। उसके बाद जो है भगवान साहब है। ठीक, भगवान कुमार जो है भगवानपुर से होंगे। चलिए 28 नंबर पे देख लीजिएगा कि संतोष कुमार है। 29 नंबर पे देख लीजिएगा कि बसंता है, बसंत मेहता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर पे देख लीजिएगा, 30 नंबर पे जो है कौन है कि अमरनाथ बिंद साहब है। ठीक है, जो 30 नंबर पे है। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको 31 पे देख लीजिएगा। 31 पे क्या है आपका कि गुड्डू यादव साहब है। उसको 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अभिषेक कुमार साहब है। उसको 33 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो ये मुनेंद्र वर्मा, जो जिला बदायूं से है, ये भी लगातार टेस्ट में बने रहते हैं, शुरू से ही बने रहे हैं और अभी तक के कायम है, ये भागे नहीं है। चलिए उसके बाद 34 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, देख लीजिएगा कि मिथिलेश कुमार साहब है। उसके बाद 35 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आनंद गुप्ता साहब है। उसके बाद 36 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राजेंद्र सिंह साहब है, जो 36 नंबर पे है। अपना अपना मार्क्स देखते रहिएगा कम से कम।
चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा कि 37 पर देख लीजिएगा, 37 पे जो है ये पटना से कौन है, बबलू भाई है। उसके बाद जो है 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रोहित कुमार साहब है। उसके बाद 39 की अगर बात कर लेते हैं तो जावेद अख्तर साहब है। उसके बाद जो है आपका 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जावेद आलम है। उसके बाद 41 की बात कर लेते हैं तो ये संदीप कुमार साहब है। उसके बाद 42 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जितेंद्र कुमार जो यूपी से है, ये भी लगातार क्या है कि शुरू से ही ये टेस्ट में बने रहे हैं अभी तक। चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा कि 43 की अगर बात कर लेते हैं तो मोरी साहब है, ये भी लगातार टेस्ट में बने रहते हैं। 44 पे देख लीजिएगा कि हरिओम जाटव साहब है, ये भी लगातार टेस्ट में बने रहते हैं। 45 पे देख लीजिएगा कि विपुल कुमार साहब है। उसके बाद 46 नंबर पे देख लीजिएगा कि नितेश कुमार साहब है। 47 नंबर पे ये कमलेश कुमार है। 48 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये देवेश कुमार साहब है जो 48 नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि 49 पे अगर बात कर लेते हैं तो ये नीलेश यादव है 49 पे। 50 नंबर पे ये क्या है कि रत्नाकर साहब है। उसको जो है आपका 51 पे अगर बात कर लेते हैं तो सुजीत कुमार साहब है। 52 पे जो है क्या है कि रत्नाकर साहब ही है, 2 बार दे दिया रत्नाकर प्रसाद, पता नहीं कैसे। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 53 पे कौन है कि शिशु प्रिया है जो 53 पे है। उसके बाद 54 की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि कश्यप कुमार नाथ साहब है जो 54 नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 55 नंबर पे कौन है कि परवीन तुड्डू करके है, ये है। 56 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पवन जोहरमान गढ़ से है, 56 नंबर पे है। 57 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनु कुमार है। 58 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल मुंजे है। 59 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा ये विभीषण है, ठीक है, विभीषण करके दे दिए, विभीषण है। चलिए विभीषण यादव है। 60 नंबर पे देख लीजिएगा, 60 नंबर पे ये कृष्णा साहब है, ठीक है, 60 नंबर पे कृष्णा साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप 61 दोस्त, 61 नंबर पे भी कृष्णा साहब ही है। 62 नंबर पे ये है कि जितेंद्र सिंह है। उसके बाद 63 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन हट्टी साहब है जो काफी समय से ये टेस्ट में बने हुए हैं। 64 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा कि ओम प्रकाश साहब है। 65 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ओमकार सिंह है। उसके बाद 66 नंबर पे कौन है कि वीर कनवार साहब है, वीर कनवार साहब है 66 पे। चलिए आगे दिखाते हैं 67 पे अगर बात कर लेते हैं ये शुभेंद्र साहब है। उसके बाद 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विजय कुमार है। 69 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार है। उसके बाद 17 नंबर पे जो आज बने हुए हैं मलिंद्रा साहब है। उसका 71 पे भी जो है मलिंद्रा साहब ही बने हुए हैं। 71 पे मलिंद्रा साहब है। 72 की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार साहब है जो प्रयागराज से, ये भी जो है काफी समय से टेस्ट में बने हुए हैं। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं 73 पे कौन है कि चंदन कुमार साहब है। उसके बाद 74 पे बात कर लेते हैं तो पी कुमार साहब है। उसके बाद 75 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये ऋतिक साहब है। उसके बाद 76 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राकेश साहब है। उसके बाद 77 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अजीत साहब है। उसके बाद जो है 78 नंबर पे कौन है कि राम दयाल साहब है, ठीक है, 78 नंबर पे। चलिए अगला दिखा देते हैं 79 से। देखिएगा 79 पे जो आज बने हुए हैं कौन है, अश्वथी करके है, ठीक है, ये है केजे करके है 79 पे। उसके बाद जो है 80 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त सुनील कुमार है। 81 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनोज साहू साहब है। उसके बाद 82 नंबर की बात कर लेते हैं तो फरियाद साहब है। उसके बाद 83 नंबर पे कौन है कि ये विकास है। उसके बाद जो है नारदिया करके है, कोई नहीं, विकास नाम है। चलिए 84 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अंजलि है जो 84 पे है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को, कस के मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 85 नंबर पे कौन है कि भंबर लाल शर्मा है। बहुत अच्छा, सभी में देखिएगा तो यही एक है जो हिंदी में लिखते हैं, भंबर लाल शर्मा, ये भी जो है कुछ समय से टेस्ट में बने हुए हैं। 86 पे देख लीजिएगा कि डीएस मीना साहब है। 87 नंबर पे देख लीजिएगा कि गौरव एसबीएल करके है, ठीक है। उसके बाद 88 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा सिंह है, ये भी काफी लंबे समय से टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद 89 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नितिन, ठीक है। उसके बाद 90 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भीम सिंह है। कौन है, भीम सिंह है जो 90 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको 91 से। 91 पे देख लीजिएगा आपका कौन है कि अंजू कुमार करके है। उसके बाद 92 नंबर पे देख लीजिएगा कि अक्षय प्रसाद है, अक्षय पटेल है। उसके बाद जो है आपका 93 पर देख लीजिएगा, 93 की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रमोद कुमार है। उसके बाद 94 पे कौन है कि ईशांत झा है। उसके बाद 95 पे क्या है कि ओमकार पटेल है। 96 पे अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल कुमार है,
राहुल कुमार चौधरी जो 96 पे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए 97 की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा कि मनोज मतांडी करके हैं। उसके बाद जो है 98 की अगर बात कर लेते हैं तो ये डब्लू सिंह साहब है। उसके बाद जो है 99 की अगर बात कर लेते हैं तो विनय यूपी से है। कहा है विनय भाई, पूरा गुस्से में रहते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड होगा, जल्द ही होगा, थोड़ा सा टाइम नहीं है इसलिए पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, जल्द ही कर देंगे। टेलीग्राम पे जितना सेट प्रोवाइड करा दिए थे वो सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, इतनी ज्यादा ही परेशान रहते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए 100 नंबर पे देख लीजिएगा। 100 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि सुनील पटेल। ठीक है, क्या सुनील नहीं है, सुशील पाल करके हैं। ठीक है, जो आपका क्या है कि 100 नंबर पे 101 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल पवार साहब है। उसको 102 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये आशीष भाई है। ठीक है, आशीष नामदेव करके हैं, ये है 102 नंबर पे। चलिए 103 नंबर पे देख लीजिएगा। 103 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त कौन है, विवेक गुप्ता है। उसके बाद 104 पे क्या है कि इंद्रजीत कुमार है। उसके बाद 105 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रियंका है। उसके बाद 106 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आशीष यादव है। 107 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है। ठीक है, तो दोस्त 107 लोगों ने 107 लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि एक सप्ताह क्या हुआ था कि टेस्ट बीच में ड्रॉप हो गया था। तो बहुत लोग को पता नहीं चल पाया कि टेस्ट कब होगा नहीं होगा। वैसे मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था, जिन लोगों को मैसेज प्राप्त हो गया था अच्छी बात है, नहीं हुआ था आज जान लीजिए कि टेस्ट आपका 94 एक्टिव है। तो फटाफट जाकर के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। फिर अगले दिन हम क्या करेंगे कि आप लोगों का रैंक कार्ड प्लस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन लेकर के आएंगे इसी समय। ठीक है, तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, क्योंकि दोस्त आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। ठीक है, तो अब ना कीजिएगा तो कब कीजिएगा, इसलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लोग दोस्त पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं अच्छी बात है, थोड़ा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर मार दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम इसी समय इसी टाइम एक नए सेट जो चल रहा है उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।